गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के पार्ट 3 में दादी माँ के चौथे प्रश्न से उसके आगे का अध्ययन करेंगे। कुछ इसमें आपको चौथे प्रश्न, चौथा पांचवा प्रश्न मिलेगा और फिर कुछ भाषा की बात, कुछ भाषा से संबंधित प्रश्न भी पाठ पर दिए गए हैं, पाठ के लास्ट में दिए गए हैं। इसमें हम उनका भी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम ये चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा का देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है, नीचे लिखी पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये 3 खंडों में चौथा प्रश्न आपका बटा है, का, खा और गा, 3 पार्ट में। इसमें आपको पाठ आपने पढ़ा है, सारांश आपने पढ़ा है पिछले खंड में, पिछले पार्ट में। तो इसमें ये पंक्तियाँ तीनों आई हुई हैं पाठ में। तो ये पंक्तियाँ किस आशय से कही गई हैं, ठीक ना, वही आशय आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं का क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, पुराने लोग अपना आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। ये प्रसंग लाइन पढ़ने के बाद आपको प्रसंग याद आ जाना चाहिए कि पुराने लोग अपना आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। देखिए, इसमें दादी माँ उस समय कहती हैं अपने बेटे से, यानी लेखक के पिताजी से, जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो गई थी और इसके लेखक के पिताजी ने दादी के मना करने के बावजूद भी इतना धन व्यय कर दिया था उनके श्राद्ध वगैरह में कि पूरा परिवार कर्ज में डूब चुका था। तो दादी जी जब आई थी दुल्हन के रूप में तो उन्हें सोने का कंगन इस परिवार से मिला था। उसको आप मुँह दिखाई आदि के रूप में मान सकते हैं। उन्हें सोने का कंगन मिला था तो दादी ने उस सोने के कंगन को संभाल करके रखा था। और जब देखती हैं कि अधिक धन व्यय होने के कारण, परिवार पर कर्ज होने के कारण उनका बेटा आज रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं कि मैं ये कर्ज कैसे उतारूं, तो दादी माँ उस कंगन को ला करके उसे देती हैं कि बेटा ले जाओ और इसे बेच करके अपने कर्ज को पूरा करो। उस प्रसंग में दादी ने यहाँ कहा है कि पुराने लोग अपना आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। बेटा तुमने अपने, इसके कहने का मतलब है दादी के, कि आपने बिना सोचे समझे दादा के, अपने पिताजी के क्रियाक्रम में इतना अधिक पैसा खर्च कर दिया, ठीक ना, कि आज तुम कर्ज में डूब गए। जबकि जो पुराने लोग होते थे वो कंगन दे रही हैं और मान रही हैं कि पुराने लोग जो होते थे अपना पैसा बचा करके इस तरह अपने पैसे को सुरक्षित रखते थे कि ताकि हमारे भविष्य में काम आ सके, हमारे बच्चों के काम आ सके। इसीलिए कह रहे हैं कि पुराने लोग जो होते थे वो अपना आगा पीछा सोच करके काम करते थे और तुमने अपने आगे की बात नहीं सोची, केवल वर्तमान में ही सोच करके तुमने इतना धन व्यय कर दिया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आइए अब हम इसका खा खंड देखते हैं, दूसरा खंड। खा खंड कह रहा है, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। ये प्रसंग भी आपको याद आ जाना चाहिए, पाठ का सारांश आप पढ़ चुके हैं। ये उस समय का प्रसंग है जब रामी चाची को दादी ने डांटा था। उसके कुछ दिन बाद लेखक से रामी चाची मिलती हैं और बड़ी प्रसन्न थी। तो लेखक ने पूछा कि रामी चाची आज बड़ी प्रसन्न आप क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो रामी चाची ने कहा कि बेटा, दादी माँ ने आज हमें 10 रुपए का एक नोट भी दिया और कहा कि तुम्हारी बेटी हमारी बेटी जैसी है, बेटी का विवाह होने के कारण तुम कर्जा नहीं दे सकी, इसलिए तुम्हारा कर्जा भी माफ़ करती हूँ और ले जाओ ये 10 रुपए का नोट, इसको भी बेटी के विवाह में खर्च करना और भी अगर ज़रूरत पड़े तो आकर के बताना, क्योंकि थोड़े पैसे के कारण बेइज्जत नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर लेखक कहता है कि मैंने रामी चाची से पूछा, उस दिन तो दादी डांट रही थी आपको। तो यहाँ वो रामी चाची कहती हैं कि बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव ही होता है बाबू कि रुपया अगर उन्होंने दिया और रुपया नहीं ले रहे हैं तो क्या डांटने का भी उनका अधिकार नहीं बनता है, ठीक ना। ये प्रसंग है कि दादी ने रामी चाची को डांट करके ही उनके कर्ज को माफ़ कर दिया और 10 रुपये का नोट भी बेटी की शादी के लिए दे दिया था। ठीक, उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर भी अब आप आसानी से लिख लेंगे। आइए अब हम आज का तीसरा खंड देखते हैं।
बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। ये लाइन पढ़ने के बाद भी आपको ये प्रसंग याद आ जाने चाहिए। देखिए, लेखक को जब किशन भैया का पत्र मिलता है कि दादी अब नहीं रही, लेखक उस पत्र को पढ़ता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। पत्र पढ़ने के बाद उसको दादी की वो सारी कहानियाँ याद आ जाती हैं। किशन भैया के शादी की कहानी, जब लेखक बीमार हुआ था तालाब में गंदे पानी में स्नान करने के कारण, उस समय की कहानी, महिलाओं द्वारा जो नाटक किया जा रहा था किशन भैया के समय, शादी के समय, वो कहानी, रामी चाची को डांटी जाने की कहानी, ये सारी कहानियाँ याद आती हैं। और उसमें दादी का जो एक वास्तविक और उज्ज्वल चरित्र था वो लेखक के सामने उपस्थित हो जाता है, तैरने लगता है। इसीलिए लेखक कह रहा है कि बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अर्थात वह दादी की यादों में खो जाता है और अपने ही मन से बार बार यह प्रश्न करता है कि क्या वास्तव में दादी नहीं रही। तो उम्मीद करते हैं कि ये गा खंड भी आपकी समझ में आ गया होगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका उत्तर भी आप लोग फेर कापी में लिख लेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। नोट्स बनाना आप लोग जारी रखिएगा, नोट्स बनाना बंद मत कीजिएगा और नोट्स बना करके उसे लर्न करते रहिएगा। ये नोट्स बनाने के बाद उसकी पिक हमारे पास ज़रूर भेजते रहिएगा ताकि हम भी जानते रहें कि हाँ, आप लोग काम कर रहे हैं। जब भी आपका विद्यालय खुलेगा तो निश्चित है कि आपके एग्ज़ाम होंगे, आपके टेस्ट होंगे, उतना समय आपके पास नहीं होगा कि आपकी फिर से पाठ 1 से पढ़ाई की जाए। और जूम क्लास के द्वारा भी आपके जो शंकाएँ हैं, आपकी जो संदेह हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि इससे आपकी तैयारी होती रहेगी, आपकी एक अच्छी खासी तैयारी होगी और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सकें और आपकी पढ़ाई में भी किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो ये था प्रश्न। अब आइए हम भाषा सरिता पर आ जाते हैं, जो व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न जो है भाषा सरिता का, वो संधि से है। संधि आप लोग व्याकरण में पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है कि ये भी आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे लिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी आपके सिलेबस से संबंधित नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। देखिए, आपको संधि विच्छेद करना है। पहला खंड है इसका का, यथार्थ। यथार्थ का आपका विच्छेद करना है, तो यथार्थ का विच्छेद हो जाएगा यथा धन अर्थ। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जब भी हम शब्द विच्छेद, संधि विच्छेद करते हैं, शब्दों का विच्छेद करते हैं, तो इसमें जो दोनों शब्द निकलेंगे, धन के पहले वाला शब्द और धन के बाद वाला शब्द, दोनों शब्दों के अपने अपने कोई ना कोई निश्चित अर्थ होने चाहिए, तभी हमारा संधि विच्छेद जो है वह सार्थक माना जाता है। तो यथार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा यथा धन अर्थ। अब आइए हम दूसरा खंड देखते हैं इसका। खा खंड है वात्याचक्र। वात्याचक्र, ठीक है ना। अब देखिए, वात्याचक्र का अगर हमें विच्छेद करना है तो इसका विच्छेद आपको याद होगा कि आपने जब संधि पढ़े हैं तो उसमें कुछ संधियां हैं, ठीक है ना। तो उस नियमों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, तो उसके अनुसार आपको इसका विच्छेद करने में आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए अब हम वात्याचक्र का विच्छेद देखते हैं। तो इसका हो जाएगा वाति। वाति धन। वात्याचक्र है तो वाति धन
एक मिनट, देखिए इसमें एक पहले देख लेते हैं कि आपने यण संधि पढ़ा होगा, ठीक है ना। देखिए इसके नियम को, यण संधि, यण में है कि यदि ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका या, व, र, ला हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें वात्या चक्र है। तो इस तरह से जब हम इसका करेंगे तो देखिए यहाँ है वाति, धन, आचक्र, वाति धन आचक्र। वियाण संधि आप ध्यान में रखिएगा। देखिए वाति में हमको ई मिल रही है और ये आचक्र में आ मिल रहा है, तो ई के बाद असमान स्वर आया है, इसीलिए यहाँ ई का जो है वो या हो गया है, ठीक। और इसीलिए ये वात्या का या यहाँ पर आ गया है, तो ये बन गया है वात्या चक्र। वाति धन आचक्र, ये इसका विच्छेद होगा और इस तरह से ये शब्द बन गया है वात्या चक्र, ठीक। आइए अब हम गा खंड इसका देखते हैं। स्नेह सिक्त, इसका सीधा सा हो जाएगा स्नेह धन सिक्त, स्नेह धन सिक्त, इसका ये विच्छेद हो जाएगा, स्नेह सिक्त, स्नेह धन सिक्त, ठीक। उसी तरह से घा खंड है जलाशय, तो इसका भी विच्छेद हो जाएगा जल धन आशय, जल धन आशय, ये शब्द हो गया, विच्छेद हो गया जलाशय, ठीक। आइए अब हम इसी का ही अंगाखंड देखते हैं। अंगाखंड कह रहा है पुत्रोत्पत्ति का विच्छेद करना है। पुत्रोत्पत्ति का विच्छेद जब करेंगे तो हो जाएगा पुत्र धन उत्पत्ति, पुत्र धन उत्पत्ति। अब यहाँ देखिए पुत्र को हमको आ मिल रहा है पुत्र में और ये ऊ मिल रहा है, तो आ और ऊ मिल करके वो बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये संधि जो हो जाएगी, हो जाएगा पुत्रोत्पत्ति, ठीक। उम्मीद करते हैं कि भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान है, बहुत सरल है। केवल आपको इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए अब हम अगला खंड इसका देखते हैं। चा खंड अनुपस्थित, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अनु धन उपस्थित, ये अनु है, अनु धन उपस्थित, एक मिनट, ये हो जाएगा अनु धन उपस्थित, अनुधन उपस्थित, तो ये शब्द बन गया हमारा अनुपस्थित, ओके। अब हम आते हैं भाषा सरिता का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है नीचे लिखे समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। आप व्याकरण में समास भी पढ़ चुके हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि समास में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए हम पहला खंड इसका देखते हैं, दूसरे का खंड। ये कह रहा है कि झाग भरे, इसका आपको समासिक विग्रह करना है। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा झाग भरे का, झाग से भरे, झाग से भरे, हो गया झाग भरे, ओके। अब हम इसका खा खंड देखते हैं। खा खंड कह रहा है जलधार, जलधार, तो इसका सामासिक विग्रह हो जाएगा जल की धार, जल की धार, जलधार, ठीक। अब हम इसका गा खंड देखते हैं। गंधपूर्ण, इसका विग्रह हो जाएगा गंधपूर्ण का गंध से पूर्ण, गंध से पूर्ण, इसका तीसरे का समास विग्रह हो जाएगा।
अब हम आइए देखते हैं चौथा, मेस महाराज। तो मेस महाराज जो पंडित जी भोजन बनाते थे उसके लिए आया है। मेस के महाराज, मेस के महाराज यानी जिसका मेस पर पूरा अधिकार चलता था, तो मेस के महाराज, सब में तत्पुरुष समास आ रहा है। अब हम अगला खंड देखते हैं इसका, अंगा, किनारी हीन। किनारी हीन, तो इसका विग्रह हो जाएगा किनारी से हीन या किनारी से रहित, दोनों हम लिख सकते हैं। तो किनारी हीन, अगर हम किनारी से हीन ही लिख देते हैं तो सरल भी होगा, क्योंकि ये सारे शब्द आपके पास हैं और सही भी रहेगा, किनारी से हीन। ठीक, अब हम इसका अगला खंड देखते हैं, पुत्रोत्पत्ति। इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पुत्र की उत्पत्ति। पुत्रोत्पत्ति का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पुत्र की उत्पत्ति। ठीक, अब आइए हम इसका छा खंड देखते हैं। छा कह रहा है गुण मिश्रित, तो इसका जब हम सामासिक विग्रह करेंगे गुण मिश्रित का, तो हो जाएगा गुण में मिश्रित। देखिए इसमें हम में और से दोनों लिख सकते हैं कि गुण से मिश्रित या गुण में मिश्रित, दोनों विग्रह हमारे सही रहेंगे, समास तत्पुरुष ही होगा। गुण में मिश्रित, गुण मिश्रित का मतलब गुण में मिश्रित, ये इसका हो गया। अगला है, अगला खंड हमारा कह रहा है अभय दान। एक मिनट, जा खंड है अभय दान। तो इसका जब समासिक विग्रह करेंगे तो हो जाएगा अभय दान का अभय का दान, ये इसका समासिक विग्रह होगा। अभय दान का समासिक विग्रह हो जाएगा अभय का दान। ठीक, अब आइए हम इसका झा खंड देखते हैं। झा खंड कह रहा है साप भ्रष्ट। इसका समासिक विग्रह जब करेंगे तो हो जाएगा साप से भ्रष्ट, साप से भ्रष्ट, अर्थात अब इसका श्राप समाप्त हो चुका है। ठीक, अब हम इसका इया खंड देख लेते हैं, भाव विह्वल। भाव विह्वल, जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो इसका समासिक विग्रह हो जाएगा भाव में, ये भाव हुआ है, भाव में विह्वल, भाव में विह्वल। ठीक, ये भाव विह्वल का हो गया, भाव में विह्वल। तो उम्मीद करते हैं कि ये भाषा सरिता के भी दोनों प्रश्न, संधि विच्छेद के और समास विग्रह के, ये दोनों प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम इसके आगे को प्रश्नों को देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है नीचे लिखे शब्दों के लिए मानक शब्द लिखिए। मानक शब्द, मानक शब्द तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मानक शब्द कहते किसे हैं। देखिए मानक शब्द वह शब्द होते हैं जो व्याकरणिक दृष्टि से परिपूर्ण होते हैं, जिसे व्याकरण की दृष्टि से स्वीकार किया जाता है, वह शब्द मानक शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, जो व्याकरणिक दृष्टि से सही होते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से उनका वो होता है, वो हमारी पुस्तकों में स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है ना, उन्हें हम मानक शब्द कहते हैं। तो देखिए इसमें जैसे पहला है शर्म। शर्म का अगर हम मानक शब्द देखेंगे तो ये हो जाएगा शर्म, क्योंकि शर्म जो है वो कोई इस तरह से शब्द नहीं हो, ये केवल लेखक या कवि के द्वारा या हमारे द्वारा आपसी बोलचाल के लिए बोलियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। इसका जो मानक शब्द होगा शर्म का, वो होगा शर्म। इसी तरह से खा है ब्रह्मा। ब्रह्मा ये भी नहीं है, इसका जो मानक शब्द होता है वो होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा का मानक शब्द होता है ब्रह्मा। ठीक ना। गा है कार परोजन, ये भी कोई शब्द नहीं है, लोग बोलने के लिए ऐसी बोलियों में प्रयोग करते हैं। इसका मानक शब्द जो होता है वो होता है कार्य प्रयोजन। ये व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है।
वो व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक ना। इसका मानक शब्द जो होगा वो हो जाएगा कार्य प्रयोजन। तो शर्म का हो गया शर्म, ब्रह्मा का हो गया ब्रह्मा, और प्रयोजन का हो गया कार्य प्रयोजन, ठीक। आइए अब हम घा देखते हैं। घा कह रहा है उरिन। उरिन शब्द भी व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। उरिन का होता है उऋण, ठीक ना। इसका जो व्याकरणिक शब्द होगा वो हो जाएगा उऋण, ओके। उसी तरह से अंगाखंड है गरज, ठीक ना। तो देखिए गरज दो जगह के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तो जैसे बादल जब गरजते हैं तो वहाँ अगर गरज का प्रयोग होगा, ठीक ना, तो उसके लिए हम दोनों बता दे रहे हैं आपको, दोनों में से आप कोई भी लिख दीजिए, तो उसके लिए हो जाएगा गर्जन, ठीक ना। लेकिन लोग आप जैसे कभी कभी होता ना कि क्या तुम्हें बहुत गरज लगी है क्या, ना, बहुत गर्जियान है, तो यहाँ जब गरज का प्रयोग होता है तो उसके लिए केवल गर्ज का प्रयोग होता है, गर्ज, ठीक ना। ये इसका मानक शब्द है। उसी तरह से चा है उढ़ाकर। उढ़ाकर नहीं होता है, ये होता है ओढ़ाकर, ठीक है ना, ओढ़ा कर, ओके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आइए हम देखते हैं छः, चिवड़ा, चिवड़ा, ठीक ना। तो इसका जो मानक शब्द होता है चिवड़ा का वो होता है चिवरा। देखते होंगे आप लोग दीपावली में अक्सर लोग खाते हैं तो होगा चिवड़ा। उसी तरह से निक्सार। निक्सार का मतलब होता है कि घर का सबसे अगला भाग, जिसे हम दालान या बैठक इस तरह से कहते हैं, ठीक ना। तो निक्सार का जो होगा वो क्या होगा, इसको आप निक्सार का इस तरह भी कर सकते हैं, निकास भी कर सकते हैं। निक्सार को आप निकास भी लिख सकते हैं, ठीक ना, या दालान भी लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमारा निकास जो है इसी तरफ है, तो उसी को निक्सार या दालान या निकास कहा जाता है, ठीक। अब आ जाइए हम इसका देखते हैं झाखंड, छौंका। छौंका कुछ नहीं होता है, इसको लोग कहते हैं तड़का। व्याकरणिक दृष्टि से जो होता है वो होता है तड़का, उसी को लोग कहते हैं छौंकना, बघारना, ठीक। इया है चैत। चैत भी व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। इसका होता है, जिसे आप सुने होंगे, चैत्र मास, इसका चैत्र होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिए यदि वीडियो आपको पसंद आया हो। कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नया नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे आज ये पाठ यहाँ समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।